हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस सेशन में। और आज है 14 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसका 19वां संस्करण जारी किया गया और भारत की रैंकिंग 131 है, यानी 131वें स्थान पर भारत है। भारत पिछले साल से 2 स्थान नीचे खिसक गया है। और दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बांग्लादेश है, सबसे बेस्ट परफॉर्मर। और ओवरऑल देखा जाए तो आइसलैंड लगातार 16वें साल रैंकिंग नंबर 1 पर है। इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे है। ग्लोबल जो जेंडर रिपोर्ट है दोस्तों, ये पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो गैप होता है उसको लेकर के ये मापदंड से ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। भारत में राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का जो है नेतृत्व क्षमता बहुत कम है। मात्र 5.6% महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में हैं। और लेबर पार्टीशन फोर्स में भी महिलाओं 40.6% इनका प्रेजेंटेशन है। इस तरह से बहुत सारे सेक्टर में महिलाओं का जो उपस्थिति है बहुत कम है, गैप बहुत ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को लेकर भारत की रैंकिंग बहुत नीचे आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 14 जून को दुनिया भर में ये। और ये सुरक्षित रक्तदान की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष का 2025 का जो थीम है वह है रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएचसीआर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट किस देश में है। तो दोस्तों, ये सबसे अधिक विस्थापन संकट सूडान में है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का ये रिपोर्ट जारी किया गया है 2024 के लिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 के अंत तक कम से कम 12 करोड़ लोग जो है जबरन विस्थापित हो चुके हैं। इसमें सबसे अधिक विस्थापन में 40% बच्चे हैं। और जो अधिक विस्थापन हो रहा है वो सूडान, सीरिया, अफ़गानिस्तान या यूक्रेन में, इन सब देशों में हो रहा है। यूएनएचसीआर जो है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और ये मुख्य रूप से जो विस्थापित और मजबूर लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये काम करता है। और इसे 1954 और 1981 में नोबेल शांति प्राइज़ भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान को निशाना बनाकर हाल ही में किए गए इजरायली सैन्य अभियान का नाम क्या है। हाल फिलहाल में इजराइल के द्वारा ईरान पे हमला बोल दिया गया। उसका परमाणु जो केंद्र हैं उस पर हमला बोला गया है। 2 लड़ाकू विमान ने हमला बोला और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन 2025 की स्थिति की समीक्षा नामक रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों, ये खाद्य और कृषि संगठन फाओ के द्वारा जारी किया गया है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में जो प्रकाश डाला गया कि जो गहरे समुद्र में पाई जाने वाली जो मछली की प्रजातियां हैं वो उनकी धीमी वृद्धि दर, देर से परिपक्वता, लंबे जीवन काल और दुर्लभ स्पॉनिंग दोस्तों जो मछलियां अंडे को अपने जल पे मतलब फैला देती हैं, इसको स्पॉनिंग कहा जाता है। इनके कारण मछली पकड़ना जो है बहुत कठिन हो चुका है। और लोग जो है सस्टेनेबल रूप से मछली को पकड़ नहीं रहे हैं, जो गहरे मछलियाँ हैं, जिससे उनका पूर्ण विकास हो नहीं पा रहा है और उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इन सब चीज़ों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। फाओ को जान लेते दोस्तों। फाओ इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय इटली, रोम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रास्त्र यूएवी किस कंपनी ने विकसित किया है। तो इसे सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड SDL ने विकसित किया है रुद्रास्त्र को। और ये एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग VTOL UAV है। और इसे दूर से बैठा या तो नियंत्रित किया जा सकता है या फिर ये ऑटो पायलट मोड पर भी अपना उड़ान भर सकता है। और इसके लिए कोई रनवे की आवश्यकता नहीं होती है। ये वर्सटाइल और मूवमेंट में बेजोड़ है। और इसका परीक्षण अभी हाल फिलहाल पोखरण में किया गया है, जिसमें ये रुद्रास्त्र ड्रोन है कुल 170 किलोमीटर की दूरी तय किया। मुख्य रूप से दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी ड्रोन की आवश्यकता पड़ गई थी जो अंदर जाकर 50 से 100 किलोमीटर अंदर जाकर विस्फोटक गिरा सके। और इसके लिए इसको विकसित किया गया है। और ये अपने लक्ष्य को बहुत प्रिसाइज रूप से सटीक निशाना लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1905 में
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी और हाल फिलहाल में इसकी 120वीं स्थापना दिवस वर्षगांठ मनाई गई है। और इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. देवधर, ए.बी. पटवर्धन के द्वारा किया गया था 1905 में। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर कला अभ्यास किन दो देशों के बीच, जो विशेष बल इसमें शामिल थे, किन देशों के? तो दोस्तों इसमें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में यह टाइगर कला युद्धाभ्यास उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ। और इसमें भारतीय वायुसेना के जो गरुड़ कमांडो के हैं विशेष बल और संयुक्त राज्य वायुसेना के USFA विशेष बल के बीच में ये अभ्यास 10 जून से शुरुआत किया गया था। अभी 26 मई से इसका शुरुआत हुआ था और 10 जून को ये संपन्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कर्नाटक से तोतापुरी आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है तोतापुरी आम पे। अब कर्नाटक को नहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में वर्तमान में मनाए जा रहे उस त्यौहार का नाम क्या है जो बौद्ध धर्म के आगमन की याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पोषण पोया। बौद्ध धर्म का आगमन जब यहाँ से सम्राट अशोक ने अपने पुत्र जो है महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को वहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे, तो उसी के उपलक्ष्य में ये पोषण पोया मनाया जाता है। हाल ही में दिवंगत हुए उस्ताद गुलाम नबी शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हमले बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, गुलाम नबी शाह। और ये इनका निधन हो चुका है 11 जून 2025 को। और ये सारंगी और लोक परंपराओं के जो स्थानीय और सांस्कृतिक कला है उसमें इनकी भूमिका है इसको लोकप्रिय बनाने की। बिहार से देखते हैं, भारत का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है जहां ई-वोटिंग से मतदान किया जाएगा? तो ई-वोटिंग से मतदान होगा, सबसे पहला राज्य बिहार बन चुका है। और 28 जून को होने वाले जो निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव, इसमें यह व्यवस्था लागू की जाएगी। और मुख्य रूप से जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता, दिव्यांग हो या असाध्य रोग से पीड़ित हों, वे अपने स्मार्टफोन से दोस्तों ये मतदान कर सकते हैं। और इसके लिए 22 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी पूर्वी प्रक्षेत्र ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो ये 17 जून को होने वाला है पटना में। और इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार के ऊर्जा मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।